Good morning, students. In this video, we will discuss the effect of temperature on specific resistance, and then we will discuss electrical energy and electric power. So, first topic is effect of the temperature on specific resistance of metals. हम ये पढ़ेंगे कि जो metals है, metals की जो specific resistance या फिर resistivity होती है, तो उसके अंदर टेम्परेचर के साथ में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो जब हमने टॉपिक पढ़ा था रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, तो उस टॉपिक के अंदर हमने जो मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है उसके लिए हमने एक्सप्रेशन फाइंड किया था, और वो जो एक्सप्रेशन था रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉप। ये एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो ये जो मटेरियल रो है जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और हम जानते हैं कि ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और इस मटेरियल की प्रॉपर्टी का जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉप, वेयर m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर हम ये कहेंगे कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, वेयर E is charge of electron and torque is relaxation time। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले को जब हम देखते हैं तो इसमें जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं। मास, इलेक्ट्रॉन का मास कभी चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कभी चेंज नहीं होगा। और अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं है तो जो स्मॉल n है इसकी भी वैल्यू चेंज नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेजिस्टिविटी है ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, टॉ के ऊपर। टॉ इज रिलैक्सेशन टाइम। तो जब हम बात करते हैं मेटल्स की, तो मेटल्स के लिए क्या करते हैं, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे जो रिलैक्सेशन टाइम है ये डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज क्यों होता है? जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो एटम्स है, एटम्स की ऑसिलेटिंग एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और उसके कारण जो हमारे पास जो दो एटम्स हैं उनके बीच का जो मीन फ्री पाथ है वो मीन फ्री पाथ कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। हम जानते हैं रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, द टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलाइजन। जो दो सक्सेसिव कोलाइजन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसके जो बीच में क्या होता है, जो टाइम है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और टेम्परेचर इंक्रीज करने के ऊपर जब मीन फ्री पाथ ही कम हो गया, पाथ छोटा हो गया, तो रिलैक्सेशन टाइम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हम जानते हैं रो और टॉर्क ये दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब टॉर्क जो रिलैक्सेशन टाइम है, अगर रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, डिक्रीज होता है, ये टॉ है। टॉर्क अगर क्या होता है टेम्परेचर के साथ में, अगर ये डिक्रीज होता है, अगर ये डिक्रीज होगा तो हमारे पास ये रो क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है और रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। इसलिए हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, ये हमारा ग्राफ है, ग्राफ बिटवीन टॉ एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर और रिलेशन टाइम जो ग्राफ होगा ये तो होगा डिक्रीज। जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो टॉ रिलेशन टाइम तो हो गया डिक्रीज, और टॉ के डिक्रीज होने के कारण ही हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका जो हमारा ग्राफ बनेगा, ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड रेजिस्टिविटी, ये हमारा ग्राफ होगा इंक्रीजिंग। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि जो मेटल्स है, मेटल्स में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। ओके, जब हम बात करते हैं एलॉयज की, एलॉयज में क्या होता है, इन मेटल्स द रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज, इन मेटल्स द रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विथ द टेम्परेचर एंड अल्फा इज पॉजिटिव। हम डिस्कस करेंगे कि अल्फा क्या होता है, ठीक है। लेकिन ये है कि मेटल्स के अंदर टेम्परेचर से रेजिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इन एलॉयज द रेजिस्टिविटी इज वेरी लार्ज, ओके, बट हैव वेरी वीक टेम्परेचर डिपेंडेंसी। Alloys has residual resistivity even at the absolute zero, while a pure metal has negligible and small resistivity at the absolute zero। हम बात करते हैं कि जो alloys हैं, alloys की resistivity क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है comparing to metal। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंगनीज। मैंगनीज क्या होता है, मैंगनीज इज एन alloy। मैंगनीज किस किस से बना होता है, मैंगनीज इज द alloy ऑफ कॉपर, निकल एंड आयरन। इन तीन मेटल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है मैंगनीज। और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं प्योर कॉपर से, तो द रेजिस्टिविटी ऑफ द मैंगनीज इज 30 to 40
टाइम्स मोर देन कंपेयरिंग टू कॉपर। जो प्योर कॉपर है उसी कंपेयरिंग में जो मैंगनीज है उसकी रेजिस्टिविटी 30 to 40 टाइम्स ज़्यादा होती है। साथ ही अगर बात करते हैं जीरो टेम्परेचर पे है, जो एब्सोल्यूट जीरो है, उसके ऊपर भी जो एलॉयज है उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जबकि जो मेटल्स है उनकी रेजिस्टिविटी एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर बहुत कम होती है। यही रीज़न है कि जो हमारे पास जितनी भी स्टैंडर्ड कॉइल्स होती है, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल होती है, उसको हम किससे बनाते हैं? एलॉयज से बनाते हैं। कारण क्या होता है? इनके लिए तो टेम्परेचर के ऊपर बहुत कम डिपेंड करते हैं। दे हैव वेरी वीक टेम्परेचर डिपेंडेंसी, टेम्परेचर से बहुत इनका रेजिस्टेंस बहुत कम चेंज होता है। द नेक्स्ट टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस। यही कारण है कि हम क्या करते हैं, जो हमारी कॉइल्स हैं उनको क्या करते हैं? एलॉयज का बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए जो टेम्परेचर की डिपेंडेंसी कम होती है, इनकी रेजिस्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। व्हाट इज द रिलेशन? द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। जो रेजिस्टेंस, इनका जो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का रिलेशन होता है, दैट इज R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। हम इनको बात करते हैं कि ये होते क्या क्या। हियर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट टेम्परेचर T। जिस टेम्परेचर हम फाइंड कर रहे हैं वो है रेजिस्टेंस R। R0 क्या है? R0 इज रेजिस्टेंस एट दैट रेफरेंस टेम्परेचर, कि हम किस टेम्परेचर के रेजिस्टेंस से इसको कंपेयर कर रहे हैं। मोस्टली हम इसको 0 डिग्री सेल्सियस से कंपेयर कर सकते हैं, इसलिए इसको R0 लिखते हैं। दैट व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अल्फा इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस। ये अलग अलग मटेरियल के अलग होगा कि किसमें टेम्परेचर के साथ कितना रेजिस्टेंस में चेंजेस आता है। द नेक्स्ट इज व्हाट इज डेल्टा। डेल्टा टेम्परेचर ये है कि डिफरेंस बिटवीन द रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T एंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा फॉर्मूला है द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब हम बात करते हैं कि हमने जो तीन तरह के हमारे पास मटेरियल्स होते हैं, कंडक्टर, एलॉयज और सेमीकंडक्टर, तो इन तीनों के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था मेटल्स की जो है टेम्परेचर के साथ में मेटल्स की रेजिस्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो ये हमारा ग्राफ इस तरह से आएगा। जो एलॉयज हैं, एलॉयज के ऊपर क्या होता है? टेम्परेचर की डिपेंडेंसी बहुत कम होती है, तो हमारा ग्राफ इस तरह से आएगा। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है? सेमीकंडक्टर्स में रेजिस्टिविटी का बिहेवियर अलग होता है। सेमीकंडक्टर्स में जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज नहीं होती है, ये डिक्रीज होती है। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से आएगा। तो इस तरह से हमने इस टॉपिक में पढ़ा कि टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टिविटी किस तरह से चेंज होती है। The next topic is electrical energy and electrical power. What is electrical energy? The work done or energy supplied by the source in maintaining the flow of electric current. किसी भी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन रखने के लिए, बनाए रखने के लिए जो सोर्स वर्क करता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द टाइप ऑफ वर्क। तो इसकी जो एनर्जी यूनिट होगी, इसकी यूनिट क्या होगा? मेरे पास जूल है। ठीक है। इसका जो फॉर्मूला क्या होगा? V/T डिवाइडेड बाय R, I²RT, ये सारे फॉर्मूले हैं किसके? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी हम इनको डेराइव भी करेंगे। द नेक्स्ट डेफिनेशन है इलेक्ट्रिकल पावर। द टाइम रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड बाय एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। कि कितने टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है कोई डिवाइस, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V/I। ठीक है। उसके अलावा ये है टाइम रेट ऑफ द वर्क डन, कितने टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई। इसका मतलब ये है जो हमारा एनर्जी का फॉर्मूला है, ये जो वर्क हमने फाइंड किया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसी में हम टाइम का डिवाइड लगाते हैं तो हमारे पास आएगा इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी हम डिराइव करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है जूल और जो इलेक्ट्रिकल पावर है इसकी यूनिट होती है वॉट। फॉर द सेम अप्लाइड वोल्टेज पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कि जो पावर और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब हम डिराइव करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला। द डेरिवेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल वर्क और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अ टाइप ऑफ वर्क। ठीक है। हमें वर्क को कैलकुलेट करना है कि कितना जो सर्किट में करंट को मेंटेन करने जो वर्क है उसको कैलकुलेट करेंगे। सो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल वी नो V इज इक्वल टू W/Q। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? W का फॉर्मूला आ जाएगा V × Q। ओके।
जो Q है, Q हमारे पास होता है चार्ज, चार्ज को हम बोलते हैं I मल्टीप्लाई बाई टी, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ I क्या होता है, द टाइम रेट ऑफ द चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, I इज इक्वल टू Q अपॉन टी, तो Q का फॉर्मूला हमारे पास होता है IT। तो इन दोनों की वजह से हमारा जो वर्क है, वर्क कितना हो जाएगा VIT, और यही वर्क को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसको हम अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हम जानते हैं V क्या होता है, V इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ से, और हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं V की जगह IR, तो IR और ये साथ में जो IT इसको साथ में रखते हैं, फॉर्मूला बन जाएगा I स्क्वायर RT। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ही दूसरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसको हम और कन्वर्ट कर सकते हैं। हम जानते हैं I इज इक्वल टू V अपॉन R, ओम्स लॉ का ही कन्वर्जन है ये। अगर यहाँ से हम R को फाइंड करते हैं, R इज इक्वल टू V अपॉन I, और इस R की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में अगर रखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इस R की जगह जाएगा I स्क्वायर अपॉन, सॉरी R की जगह जाएगा V अपॉन I, तो V अपॉन I, और ये जो I स्क्वायर RT बचे हुए हैं, तो इसलिए हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा W इज इक्वल टू VIT। तो ये हमारा नया फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक एनर्जी का इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट। ये जो फॉर्मूला था पहले वाला, ये था इन द फॉर्म ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, द नेक्स्ट इज, इसको हम और कन्वर्ट अगर करना चाहें इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट हमारे पास सेकंड फॉर्मूला है, इसमें I की जगह हम पुट कर देंगे V अपॉन R, ओम्स लॉ का ही कन्वर्जन है। तो इसकी जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा V स्क्वायर अपॉन R, V स्क्वायर T डिवाइडेड बाय R। तो इस तरह से हमने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के तीन फॉर्मूले फाइंड किए। द फर्स्ट इज I स्क्वायर RT, सेकंड VIT, एंड द लास्ट वन इज V स्क्वायर T डिवाइडेड बाय, अलग अलग फॉर्म में अलग अलग फॉर्मूले हैं। इन द लास्ट इलेक्ट्रिकल पावर, अगर हम इसका फॉर्मूला अगर डिराइव करते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड बाय द सोर्स, कि जो सोर्स है वो कितने टाइम में कितनी एनर्जी सप्लाई करता है, टाइम रेट के साथ अगर इसको कंपेयर करते हैं हम, तो वो हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, सो पावर इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, इलेक्ट्रिक एनर्जी वर्क होता है, सो पावर इज वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, और ये वर्क हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। वर्क इज हमारे निकाला था VIT, तो हम इसी में अगर टाइम का डिवाइड लगा देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क हमारे पास है VIT, तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा VI। ठीक है, तो ये पावर का फॉर्मूला गया। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर, पावर की SI यूनिट होती है जूल पर सेकंड, एनर्जी पर सेकंड, जो हमने अभी किया था वर्क अपॉन टाइम, तो जूल पर सेकंड जिसको हम बोलते हैं वॉट। तो हमारे पास ये यूनिट हो गया SI यूनिट ऑफ द पावर। ठीक है, इसी की बड़ी यूनिट होती है किलोवाट, जिसको हम 1000 वाट बोलते हैं। मेगावाट होता है 10⁻⁶ वाट। अब हम वर्क पावर के ही अलग अलग फॉर्म फाइंड करते हैं। जब हमने कहा पावर इज इक्वल टू क्या होता है VI, अगर हम क्या करते हैं, इस V इज इक्वल टू IR पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा I स्क्वायर R। सो दिस इज द सेकंड फॉर्मूला फॉर द पावर। फिर क्या करते हैं, I इज इक्वल टू V अपॉन R पुट करते हैं इसी के अंदर, तो I इज इक्वल V अपॉन R, तो V स्क्वायर अपॉन R आएगा, V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, एक R से एक R कट जाएगा, तो फाइनली मेरा जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पावर इन द टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। और उसको मोर अगर कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू VI में ही हम क्या करते हैं, और इसको हम और मेरे पास तीन फॉर्मूले हो गए, P इज इक्वल टू VI, I स्क्वायर R और V स्क्वायर अपॉन R। सो आज के टॉपिक में हमने दो टॉपिक पढ़े। द फर्स्ट, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स एंड एलॉयज। फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर।